Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from टू IITians। बच्चों, आपके सामने IIT जेई मेंस 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते जा रहे हैं और ये चल रहा है सारा जो प्रोसेस है साथ ही साथ में चल रहा है। कौन बच्चे मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं मैं उनके नाम शुरू में ही लेना चाहूंगा और इसीलिए मैं पर्ची में लिख के लाया हूं ताकि किसी को मिस ना करूं। उनका नाम है स्वराज, वीरेंद्र, साक्षी, महेश, पारिजात, सात्यकी और शुभोजीत। 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। आप सातों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल 2021 जेई मेंस के हमारे तक पहुंचाए। और ये सारा चीज जो है मेमोरी बेस्ड है। कई बार मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं रखूंगा लेकिन चलेगा, बिना ऑप्शन के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तो जितना जल्दी हो सके हम लोग सारे क्वेश्चंस को टैकल करे दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a एंड मास छोटा m इज जेंटली एडेड एट मीन पोजीशन, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आपको तो सवाल दिख रहा होगा बट मुझे दोबारा फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो यार ऐसा था एक मतलब काफी बढ़िया एसएचएम का सवाल है और हम लोग इसे ऑलरेडी कर भी चुके हैं अपनी जेई की क्लास में। इससे मिलता जुलता सवाल कर चुके हैं और जो हम लोग ने किया था उससे ये काफी आसान है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा ये है मास m और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट मीन पोजीशन। इसी से सारा काम हो जा रहा है, एट मीन पोजीशन। देखो यार, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहां पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये हम लोग ने अपनी स्कूल की क्लास में भी पढ़ा था। उसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो जब मान लीजिए कि यही इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन ये है, इसके ये इधर उधर होता रहता है। बड़ा एम अपना मजे से चल रहा था, स्प्रिंग अपना के लगा रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक टाइम ऐसा आया कि एक छोटा एम को इसके ऊपर गिराने की कोशिश की गई। अभी गिरा नहीं है, अभी हवा में है, ठीक है। तो उस समय और गिरने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब ये मीन पोजीशन पे था तभी गिराया गया था, तो हमें ये मान के चलना है गिरने के पहले और गिरने के बाद दोनों टाइम ये मीन पोजीशन पे ही था। और उन दो इंस्टेंस के बीच में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। बहुत आसान है। देखो इस टाइम पे बिना छोटे ब्लॉक के अकेले बड़े ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा है। तो अब इसका मोमेंटम कैसा होगा, m v max। अब उसके बाद m प्लस m नया v डैश मैक्स। अब भाई अब मास चेंज हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? बड़ा m रख ले यहां पे, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब जब शुरू में वेलोसिटी क्या थी, a ओमेगा थी, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी। बाद में मास ही चेंज हो गया तो a भी चेंज होगा और ओमेगा भी चेंज होगा। a डैश ओमेगा डैश आ जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट के बाई एम, जो भी मास उस समय था। तो अब देखो ये पुराना एम्पलीट्यूड है और ये नया एम्पलीट्यूड है। हमें नया एम्पलीट्यूड ही निकालना है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। सही चल रहा है हम लोग। और ओमेगा की जगह आप ये रख सकते हैं, यही रखे दे रहा हूं मैं, m प्लस m, है ना। ज्यादा डरना नहीं है, देखने में थोड़ा डेंजरस हो सकता है कुछ लोगों को, फर्स्ट टाइमर्स को लग रहा हो। देखिए स्प्रिंग नहीं चेंज हो रही, स्प्रिंग के ही बनी हुई है तो उसमें फिर से के लगा देंगे और यहां पे m प्लस m दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अंडर रूट के उड़ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट m इंटू a, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट m प्लस m। देखो ना, ये अंडर रूट m इसको भी तो थोड़ा काटेगा, ये m प्लस m इसको थोड़ा काटेगा, बस a डैश। तो आपका आ गया नया एम्पलीट्यूड जो है, अंडर रूट a डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस m डिवाइडेड बाई छोटा m, है ना। इस तरह से आ जाएगा।
तो अब पूरा करना है इसको। देखिए ये याद रखिएगा, एक ऑप्शन आपको ये आपके पास ऐसा भी होगा और एक ऑप्शन इसका रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए ए इनिशियल है या ओल्ड है और ए डैश जो है वो फाइनल है ना, न्यू ऑसिलेशन है। तो हमें ए डैश ही निकालना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, अब देखो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन से छुप रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इधर चला जाता हूं। चलिए ए डैश इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट बड़ा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो आपका जो नया एम्पलीट्यूड है ए डैश वो निकालना है, तो वो इस तरह से पुराने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आ जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये के पे डिपेंड कर भी नहीं रहा है ना। तो चलिए अब इसको कर लिया हम लोगों ने, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। और ये सवाल तो बहुत ही आसान है यार। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित है ये, ठीक है। मैं तो पूरा जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था वो भी बना दे रहा हूं। अब तीन ही वैल्यूज है, 110, 100 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है। तो तीन वैल्यूज हैं, ये है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस यही टाइम बन रहा है। तो बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा, ये टाइम लगा 20 मिनट, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिया नहीं था, ये मैं बता रहा हूं, ये केवल स्टेटमेंट वाइज था। जितना आपको क्वेश्चन में दिख रहा है बस उतना ही था। इट विल कूल डाउन फ्रॉम 110 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट, लेस देन 20 मिनट, मोर देन 20 मिनट और 30 मिनट। तो यार ये काम करने में यहां से यहां आने में 20 मिनट लगा है, तो आपको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। तो यार देखो ये ग्राफ से ही दिख रहा है, यहां 20 मिनट लग रहा है, तो यहां 20 से कम लग रहा है। तो बस आंसर आपका था, जो भी ऑप्शन यार एबीसीडी इधर उधर हो सकते हैं, मेरा ऑप्शन जो है बी, लेस देन 20 मिनट्स, ठीक है। तो बस यही आंसर हो गया। कितना दो कौड़िक सवाल था। कम से कम इसमें ये पूछ लेते कि हाँ भाई ये इसमें 20 मिनट लगता है तो ये टाइम कितना लगेगा, तो थोड़ा अच्छा सवाल हो जाता। वो भी बोर्ड लेवल का एग्जाम, बोर्ड में जो सवाल आता है या स्कूल में आता है, ये तो वैसे 11th में पढ़ाया जाता है, तो भी थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित था ये। लेस देन 20 मिनट्स इसका आंसर है। इस तरह के सवाल को तो मैं बिल्कुल दो कौड़िक सवाल बोलूंगा। इतना आसान है कि आपको वहां पे एग्जाम में लगाते हुए डर लगने लगेगा कि पता नहीं भाई इतना आसान सवाल आईआईटी जेईई में आ सकता है क्या। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकस। तो अब क्या होता है यार, ये तो हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव, अभी क्या ही फर्क पड़ता है इस रिलेशनशिप में। अब ये बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें प्लस माइनस था कि नहीं था। तो आप देखिए, मान लो कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं, चलो इस तरफ से बना देते हैं यार, जैसा बच्चे सीखते हैं वही बनाते हैं। हाँ देखो ये भूल जाओ, इधर की तरफ से, वैसे वो भी कॉन्वेक्स था, पॉलिश के उल्टी तरफ से यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो अब देखिए इस सर्कल को अगर हम कंप्लीट करते हैं, है ना, तो ये पूरा होता है अपना, ये पूरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम जानते थे कि इसका आधा होता है फोकल लेंथ, आधे पे होता था ये, F1 F2 जो भी नाम देना चाहते हैं आप। तो बस R इज इक्वल टू 2F हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन R इज इक्वल टू 2F जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/2R। तो जो ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन सी होगा। कितना ही आसान सवाल था, एक 10th क्लास का, 9th क्लास का आईसीएससी का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है, सीबीएसई का 10th का सॉल्व कर सकता है। बहुत ही आसान सवाल था। शायद कोविड-19 की वजह से एक दो ऐसे सवाल डाल दिए ताकि बच्चे आईआईटी जेईई में इंटरेस्ट दिखाएं। अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा क्या काफी कैलकुलेटिव है। किसी को जल्दी समझ में आए तो जल्दी करके मुझे दिखा दे, वो वाला प्रोसीजर बता दे। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको करके बताना है।
तो देखिए यंग्स मॉडुलस होता है y से, बल्क मॉडुलस कुछ बुक में b से दिया रहता है, यहां पे लेकिन k से दिया था, बल्क मॉडुलस, बल्क का k, ठीक है। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो वो नीटा होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आपको आपस में इंटरचेंज करके दिखाना था। और वैसे तो ये चीज आपको काफी बुक्स में डायरेक्टली भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं याद है यार रिजिडिटी, ठीक है, ओके। तो डायरेक्टली अगर आपको याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए याद नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब एक, लेकिन जो रिलेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है उससे तो हम लोग डिराइव तो कर ही सकते हैं वहां बैठ के। और सही बात है, ये क्वेश्चन डेरिवेशन का ही था। तो एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये होता है 1 प्लस सिग्मा। अब सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा है यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो ये दोनों होल्ड करते हैं। अब हमें क्या करना है, y बचाना है, k बचाना है और नीटा बचाना है। y बचाना है, k बचाना और नीटा बचाना है। सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशियो को एलिमिनेट करके निकाल लेना, यही जॉब है हमारा। तो अब क्या होगा, बहुत लोग इसको बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, y ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है, बस इसीलिए ये IIT JEE का सवाल है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये कर दिया, ये है ही हमारे पास। तो आप अपना 2 नीटा यहां ले लिया और 2 सिग्मा नीटा यहां ले लिया। नीटा को आप नीचे ले जाते तो और अच्छा रहता, तो इसी स्टेप में कर दे रहा हूं, नीटा को हम लोग नीचे ले गए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपना 2 सिग्मा पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सिग्मा हमें लाना है। अब सब में माइनस साइन लगा दो, ठीक है, तो ये माइनस साइन हो गया। अब माइनस वाई बाई नीटा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 सिग्मा। अब इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, तो 2 से 3 हो जाएगा। तो अब अंदर हमें 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू मिल गई। इस 1 माइनस 2 सिग्मा को डायरेक्टली इसके अंदर आप डाल दीजिए। अब बस रिप्लेसमेंट का सवाल है यार, यहाँ पे मैं कई बार इस तरह के सवाल करा भी चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा कष्ट होगा, 3ky डिवाइडेड बाई नीटा प्लस 9k, ठीक है भाई। अब इसको भी उस तरफ ले जाओ, सब तरफ नीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये उड़ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सही रहेगा, y नीटा प्लस 3ky इज इक्वल टू 9k नीटा। अब y कॉमन ले लो, 3k प्लस नीटा 9k नीटा, बस हो गया अपना 9k नीटा 3k प्लस नीटा। बस यही वाला ऑप्शन हमारा सही था। उसमें वो लोग क्या करेंगे, 3 और 9 को इंटरचेंज कर देंगे, 3 3 कर देंगे, 9 9 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन क्रिएट किए गए थे, लेकिन बच्चे कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला आंसर हमारा सही है। मेरे हिसाब से जितने सवाल हैं उनमें से एक कैलकुलेटेड सवाल ये था, ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है यार। देखो मतलब ये सब तो आपको समझाने के लिए किया, आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा एक और कैलकुलेटिव सवाल है, वो उसका था डायमेंशनल एनालिसिस का, कितना ही आसान टॉपिक पे कठिन सवाल उन्होंने बनाया था, वो भी हम लोग करेंगे। बट फिजिक्स का पेपर आसान ही आया था मेरे हिसाब से। तो अब ऐसी चीज एनसीईआरटी में होती है, इसका छोटा वर्जन, छोटा भाई होता है एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे क्या किया गया, सारे जो चार्जेस हैं 8q लगाए गए, लेकिन 8q में जो ओरिजिन वाला है उसको प्लस q की जगह माइनस q कर दिया। फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। अगर मान लीजिए ये भी प्लस q होता लाल वालों की तरह, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाता, 0 हो जाता, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, चालाकी कर दी, प्लस q की जगह माइनस q आ गया।
तो इसका मतलब है जो फील्ड एट द सेंटर है वो नॉन जीरो होगी। अब यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन लगाएंगे। देखिए अगर आठों, पहली बात तो किसी एक के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो मैं पहले आपको लिखना चाहूंगा ताकि सब लोग को समझ में, किसी एक की वजह से 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। यहां पे आर भी निकालना एक कला है। देखिए इसमें जो आर होगा वो सेंटर से किसी एक का डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि सेंटर यहां हवा में होगा, बीच में 3D है ना ये, तो यहां से किसी एक का डिस्टेंस जो लेंगे वो इसमें रखी जाने वाली लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा। लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, अगर मान लीजिए क्यूब का साइड ए है, साइड ए भी इसमें दिया हुआ मैंने, हाँ ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि क्यूब का साइड ए है, ठीक है। तो ऑप्शन तो अगर सबसे लंबा जो रॉड हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं उसकी लेंथ निकालनी है तो वो होती है √3 टाइम्स ए। अगर क्यूबॉइड भी होता है तब भी बच्चों लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे ए हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ। लॉन्गेस्ट रॉड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब यार जो लोग आईआईटी तक पहुंच गए बढ़िया, जिनकी तैयारी हो रही है उनके लिए ये सब ट्रिवियल है, बट मैं सबके लिए बता रहा हूं। और फिर जो हमारा आर होगा वो लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा, तो वो √3/2 ए होगा, हमारा लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा, ठीक है। दिस आर इज हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत है तो इसको यहां पे रख दो। तो इन्होंने क्या किया, 1/4πε0 को चिंता नहीं किया है, के लिख दिया है और इधर क्यू लिख दिया है, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। अब थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। √3/2 ए आना है, हमें एक के लिए कर रहा हूं, किसी एक के लिए √3/2 ए। तो ये हो गया E1। मान लो किसी को भी इसको 1 ना मान के बाकी किसी को 1 मान लिया हम लोगों ने, कि नेगेटिव को अभी थोड़ा सा हम लोग इज्जत दे रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं। तो ये ऊपर चला गया। अब 4KQ डिवाइडेड बाई 3A², ये करके बहुत लोग तुरंत एक ऑप्शन क्लियर चेक कर देंगे, गलत हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आप कमाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या है कि ये किसी एक का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन सारी आपस में कैंसिल हो रही होती अगर यहां पे +Q होता। +Q होता तो E एट सेंटर 0 होता। तो हम लोग E एट सेंटर 0 वाले केस से ही चल रहे, मान ले रहे हैं कि वहां पे प्लस है, ठीक है। तो E = 0 कर रहे हैं, तब हम लोग का क्या होता है, E1 + E2 + E3 + E4। इतना यार लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे एग्जाम में खुद सोच सकते थे। ये E6 + E7 + E8। 8वें वाले में हम लोग अभी +Q मानते तो यहां पे 0 आता। 8वें वाले में +Q मानते तो यहां पे 0 आता। अब हम लोग 8वें वाले को +Q की जगह हम लोग -2Q अगर कर देते, -2Q अगर कर देते तो यहां पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता 2 टाइम्स 4, ये E1 एक तरीके से इसका भी एक पार्ट इधर चला जाता, 2 टाइम्स 4KQ डिवाइडेड बाई 3A² का, इस एक्स्ट्रा का यहां पे ऐड होता है नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, यहां पे वेक्टोरियल डायरेक्शन नहीं बोली गई थी। तो अब देखिए ये पूरा और ये मिला के तो फिर से 0 हो गया। जो एक्स्ट्रा आया वो इस 2Q की वजह से आया, तो यहां तो उसको हम लोग ने यहां पे लिख लिया। अब 2 चौके 8KQ डिवाइडेड बाई 3A², ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन है 8KQ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बाई ऑल दीज, अगर -Q लगा। ये कब का है, अगर +Q लगा होता तो अब देखिए ऐसा सवाल आता है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, अब तो खैर सब कुछ जेई हो चुका है, ऐसा छोटे एग्जाम में आता है, एनडीए वगैरह में आता है, लेकिन भाई आईआईटी है तो उसमें यहां पर माइनस लगाया गया। तो ये वाला ऑप्शन जो बच्चे टिक करके आए हैं उनका सही है। ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल था।
ये भी काफी आसान सवाल था। अगर आपने एक भी बार भी एडियाबैटिक प्रोसेस वाला, आइसोथर्मल प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो फाइंड द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब आपको इसमें बताना है पूरा WABC बताना है। WABC जैसे ये है और ए वापस यहाँ पे आ जाता है, तो वर्क डन कितना होगा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, WAB निकाल लेंगे, WBC निकाल लेंगे और WCA निकाल लेंगे। तो WAB क्या होगा भाई, ये वाला जो है ये कैसा रहेगा, ये अपने आप में आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, क्या लगाएंगे हम लोग, P डेल्टा V। तो प्रेशर यहां पे सेम है, आइसोबारिक है भाई क्योंकि, तो ये P2 हो गया और डेल्टा V क्या हो जाएगा 2V माइनस V, यानी केवल V, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला पार्ट WBC तो बहुत ही आसान है, यहां पे भी P डेल्टा V। अब यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो ये कैसी है, आइसोकोरिक है। अच्छा बच्चों, एक सवाल इस पे भी आया था मैच द फॉलोइंग वाला, जिसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल यही पहचानना था। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे P डेल्टा V, यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम ये डेल्टा V जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो पहला वाला जो कंपोनेंट है वो ये आ गया, दूसरा वाला कंपोनेंट है वो ये आ गया। तीसरा वाले में थोड़ी सी मेहनत है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो nRT ln 2V/V हो जाएगा। यहां पे देखो, जो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करते हैं, तो 2V/V यहां पे कर लिया, तो ये आ जाएगा nRT ln 2 या 2.303 जैसा ऑप्शन आया हो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने ln ही वाला ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि IIT ऐसा ही करता है। तो अब WABC अपना कितना हो गया, -P2V प्लस 0 प्लस nRT ln 2, बस ये पार्ट हो गया, यही आपका आंसर है। और इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना था। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, इन्हें नहीं मालूम है कि भाई ये वाली जो प्रोसेस थी ये आइसोथर्मल थी, और आइसोथर्मल में ये वाला कंडीशन आती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, कर लिया होगा आपने। चलो, ये थोड़ा भाई लोग छोड़ देते हैं, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ये सब थोड़ा कायदे से पढ़ते नहीं है, इसलिए इतना बेकार सवाल वहां से पूछा गया है। एमीटर करंट आपको दिया गया है 4 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट आपको दिया गया है 3.5 मिली एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यार बीटा हम लोग क्या जानते हैं, बताओ भाई, IC अपॉन IE होता है या IE अपॉन IC, बताइए भाई। ठीक है, तो नीचे IE होता है, ऊपर IC होता है, याद रखिएगा। और आपको कलेक्टर करंट दिया गया है 3.5, दिस सेम यूनिट ही दे दी है यार उन्होंने, मतलब गजब ही कर दिया है आसानी करने के लिए। और आंसर आपका भाई अच्छा एग्जाम है, 7/8 पे नहीं रोका उन्होंने आपसे, थोड़ा डेसिमल बाजी भी करवाई। ये थोड़ा सा IIT नियमों के खिलाफ है कि वो लोग डेसिमल में आंसर लिखवा रहे हैं। शायद इतना आसान था इसलिए ये ऑप्शन सही था, 0.875। ठीक है, आप कर सकते हैं यार, 7/8 ऐसा होता है यार, मतलब आप थोड़ा सा जो कैलकुलेटर के आदि लोग हैं उनको दिक्कत हुई होगी। तो 0.875 इज द करेक्ट आंसर। बीटा की वैल्यू आपकी आ गई। ये भी बहुत आसान सवाल था, स्कूल लेवल। इसमें आपको पहचानना था कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, एक होता है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफुंड, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। और ये जो लाइंस हैं ये एटॉमिक शेल्स हैं, मतलब कि एटम की K शेल, L शेल, M शेल है, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत आसान चीज है, केवल नाम आपको बताने हैं। तो पहला वाला जो था वो क्या था, लाइमन सीरीज। ठीक है, ये वाला मतलब उसमें भी है, ये लाइमन है,
ये बाल्मर है, बामर, और ये हो गया ब्रैकेट पास्चन है। चौथा वाला ब्रैकेट होता है, ये पास्चन है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि बाहर से आ रहा है, यानी कि कितने भी ऊपर वाले 6th लेवल से बहुत ऊपर से इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, ये लाइमन वाला इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरीज लिमिट। तो लाइमन सीरीज लिमिट ऐसा लिखा होगा, या सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऐसा करके कुछ लिखा होगा। ये ए का नाम था। इसी तरह तीनों नाम लिखे गए होंगे, ए क्या 1 मान लो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो अच्छा। और फिर दूसरा वाला क्या है, इसमें ध्यान दो, ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये तो रटने वाला हो गया कि भाई सीरीज लिमिट है, आखिरी से है। यहाँ 5 से लेके 2 पे जा रहे हैं, 5 से लेके 2 पे जा रहे हैं, तो 2 की वजह से नाम क्या आया, बाल्मर आया। 2 की वजह से नाम आया बाल्मर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो ये थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये आंसर हो गया इसका। समझे, ये सब रट्टा मारने वाली चीजें थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से लेके 3 तक जा रहे हैं, 5 से लेके 3 तक जा रहे हैं, तो डिफरेंस 2 हो गया। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, पास्चन। अब पास्चन हो गया, लेकिन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 की वजह से हम लोग लिख देंगे सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, यही आंसर थे आपके। लेकिन उन्होंने ऑप्शन इस तरह रखे थे कि भाई आपको ये सीरीज लिमिट भी समझ में आना चाहिए, थर्ड लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए। ये स्कूल में कराया जाता है बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी चीजें आती हैं।